चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं अपने इस चैनल हरिओम फिजिक्स के ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर, है ना। सेकंड लेक्चर, दूसरा लेक्चर। याद करो, फर्स्ट लेक्चर में कहाँ तक हम लोगों ने देखा था। तो फर्स्ट लेक्चर में फोर्स को डिफाइन किया था और उसके बाद से फोर्स को डिफाइन करने के बाद न्यूटन्स के लॉज हम लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट लॉ बता दिया था, सेकेंड लॉ बता दिया था और सेकेंड लॉ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना। एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था, एक ब्लॉक रखा था, उस पर हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाया था और बोला था कि हॉरिजॉन्टल में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी किधर आएगा, हॉरिजॉन्टल में। तो डायरेक्टली एफ इक्वल टू एम में लगा लिया होगा आपने, फोर्स रख दिया होगा, मास रख दिया होगा, तो एक्सेलरेशन आ गया था, है ना, आपने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, काइनेमेटिक से रिलेट करके भी सवाल बना सकता है ना। देखो कैसे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि कोई ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा होगा और ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा गया है और कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ टाइम टी में। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एट टाइम टी का फंक्शन है टाइम टी पर, ठीक है। तो देखो है क्या इसमें कि यहाँ पर कोई बॉडी रखा है, ऐसे ये छोटा सा कोई ब्लॉक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है। कहाँ पे रखा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है। इसका मास एम ले लो, इसका मास कितना ले लिया हम लोगों ने, एम ले लिया, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा है बिल्कुल एफ, ठीक। और यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, पहले ऐसे रखा हुआ था समय जीरो पर, है ना, समय जीरो पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब सोच के देखो, है ना। तो ब्लॉक रखा है, हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाया है और शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या होगा ना, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, एक्सेलरेशन आ जाएगा किधर, हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ सकता है, एक्सेलरेशन आ सकता है, ठीक है। तो ये बॉडी चलने लगेगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे यहाँ पर, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, तो ए आ जाएगा, है ना। तो एफ इक्वल टू एम में से ए आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। ये क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। और सोचो फोर्स कांस्टेंट है, जो फोर्स लगा रहे हैं कांस्टेंट है, ठीक है। और मास तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आ चुका है यहाँ पर, कांस्टेंट, है ना। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन ऐसे आगे की तरफ आ जाएगा, आप रेड कलर से देख सकते हो, एक्सेलरेशन ए आ गया है आगे की तरफ, ठीक है। तो बॉडी चलने लगेगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। और देखो थोड़े समय के बाद बॉडी चलते चलते, बॉडी जो है चलते चलते मान लो कि यहाँ आ गई है, बॉडी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जब बॉडी आ गई, फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा, फोर्स तो इस पर लग रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जब बॉडी पहुंची तो टाइम हो गया टी। टाइम कितना हो गया, टी। जब बॉडी यहाँ पर आ गई है तो टाइम कितना हो चुका है, टी। और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि वी हो गई है। वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी। तो यही वी तो निकालना है ना, यही तो वेलोसिटी अपने से पूछा गया टाइम टी पर। और कुछ तो आगे चला गया है यहाँ से, तो देखो कितना आगे चला गया, मान लो एस। तो इस डिस्प्लेसमेंट एस को भी निकालना है। तो दो चीजें बतानी है, टाइम टी पर वेलोसिटी वी बताना है और टाइम टी पर देखा तो बॉडी यहाँ से कितना आगे आ चुकी है, एस। तो डिस्प्लेसमेंट एस भी बताना है, टाइम टी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एस को भी निकालना है ना। तो चलो देखते हैं। तो पहली बात की एक्सेलरेशन निकाला, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो रेशियो भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या आ चुका है यहाँ पर, कांस्टेंट आ चुका है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो याद करो काइनेमेटिक में आपने देखा होगा तीन छोटे छोटे इक्वेशन, काइनेमेटिक के अंदर आपने देखा होगा तीन छोटे छोटे इक्वेशन। एक था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा भी देखा होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दोनों तीन इक्वेशंस को आप अप्लाई कर सकते हो। तो वेलोसिटी निकालना ना टाइम टी पर, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक को जो 3 इक्वेशन आप लगा सकते हो। काइनेमेटिक में आपको सिखाया गया होगा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन इक्वेशंस को आप लगा सकते हो। तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो मैं उसको लगाने वाला हूँ, है ना। तो देखिए वी नो आपने देखा होगा, है ना, ये इक्वेशन v इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी, है ना। अच्छा, यही v तो निकालना है, यही जो v है ना, इस v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी टाइम टी पर, यही v चाहिए। और u सवाल में गिवन है 0 और 1 किलो में रख देता हूँ फोर्स अपन मास इंटू टी। तो आ तो गया वेलोसिटी आ गया कितना आ गया, फोर्स अपन मास इंटू टाइम टी। तो ये जो वेलोसिटी मिला अपने को ये टाइम टी पर तो मिल गया ना। मान लो कि किसी ने 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा तो टाइम टी की जगह 1 सेकेंड रख दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। किसी ने 2 सेकेंड पे पूछा तो टाइम की जगह 2 सेकेंड रख दो तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी निकला है ना टाइम टी पर ही तो वेलोसिटी है, यही तो पूछा था, ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी अपने से पूछा गया था उसका आंसर हम लोगों ने देख लिया। जो वेलोसिटी पूछा गया था टाइम टी पर वो मिल गया है कितना, फोर्स अपन मास इनटू टाइम टी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो सोचो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करूं, सेकंड वाला, है ना। सेकंड वाला इक्वेशन आपने देखा होगा, यू नो वी नो। देखिए ये तो इक्वेशन आपने देखा होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट एस चाहिए ना, और यू कितना है यहाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ, और ए की वैल्यू कितना है, सोचो फोर्स अपन मास और ये टाइम का स्क्वायर। तो क्या आ चुका, तो हाफ, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, हाफ फोर्स अपन मास इनटू टी स्क्वायर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ बॉडी इन टाइम टी। तो टाइम टी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हाफ एफ आई एम इंटू टी स्क्वायर। तो नोट करना। तो यहाँ वेलोसिटी हमने निकाल लिया टाइम टी पर और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया टाइम टी पर, तो दोनों काम कर लिया, है ना। तो टाइम टी पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाल लिया है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट करना, फिर आगे बढ़ते हैं और भी सवाल दिखाता हूँ, कुछ अच्छे सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ से ही रिलेटेड सवाल। स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो, हो जाएगा तो बता दो। चलो, तो काइनेमैटिक्स से रिलेट करके हम लोगों ने देखा न्यूटन सेकेंड लॉ के सवाल। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ सवाल दिखाता हूँ आपको, और कैसे कैसे सवाल अपने से पूछ सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल इसमें पूछता है कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में देता है और बॉडी का मास पूछता है और एक्सेलरेशन सवाल में दिया होता है ना। बच्चों को ऐसे वेक्टर देख के कराते हैं तो वेक्टर से डरना मत, है ना। वेक्टर तो बहुत ही आसान चीज़ है ना। तो चलो एक सवाल दिखाता हूँ वेक्टर से रिलेट करके, है ना। तो उसमें क्या है कि फोर्स दिया होगा वेक्टर फॉर्म में और बोलेगा कि मास बताओ, एक्सेलरेशन भी सवाल में दिया होगा। जैसा कि मैं सवाल लिख देता हूँ, आप पढ़ के समझ सकते हो। तो देखो सवाल क्या है, एक छोटा सा सवाल अपने पास। अ फोर्स वेक्टर, कोई फोर्स वेक्टर है, अ फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर इक्वल टू 6i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का 10k कैप, ये फोर्स दिया है न्यूटन में, है ना। चलो, अब फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे लग रहा है, एंड इट प्रोड्यूसेस an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी, ठीक। पूछा क्या है, फाइंड मास ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी का मास, है ना। फाइंड मास ऑफ द बॉडी, फाइंड मास ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का मास बताना है, ठीक है। तो ठीक है, कर सकते हो। अब सोचो वेक्टर को देख के डरना मत, वेक्टर में क्या कुछ नहीं है ना, बहुत ही आसान है। बॉडी का मास बताओ, चलो सोल्यूशन दिखाता हूँ। सोचो, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकते हो। फोर्स वेक्टर गिवन है एंड एक्सेलरेशन का अमाउंट गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ द बॉडी। क्या निकालना है, बॉडी का मास, है ना। चलो
ट्राई कर सकते हो आप, सोचो। चलो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लेना है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो फोर्स दिया वेक्टर फॉर्म में, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता होगा, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो जो सिंपली एफ हो जाएगा, है ना। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, तो एफ इक्वल टू एम में लगा लो ना, मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन अप्लाई करो, हो जाएगा। चलो देखो बहुत ही आसान। तो सबसे पहले फोर्स वेक्टर गिवन है, कितना 6i माइनस का 8j, एसआई यूनिट में दिया है, न्यूटन में दिया है। किस में दिया है? न्यूटन में। तो आराम से क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इस फोर्स वेक्टर का क्या निकालो? मैग्नीट्यूड, है ना। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर। आई कैप के आगे 6 है, तो आई कैप का कोएफिशिएंट 6 है, स्क्वायर कर लो, प्लस जे कैप के आगे कितना है? -8, स्क्वायर कर लो, प्लस के कैप के आगे 10 है, स्क्वायर कर लो, है ना। चलो तो जरा चेक करो कितना आया। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36 और -8 का होल स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा 64। तो 36 और 64 है ना, मिलकर 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 स्क्वायर 100, तो रूट के अंदर 200 आ गया। क्या आ गया? रूट के अंदर 200। अच्छा 200 को ले सकता है 100 × 2, तो 100 से 10 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 10√2। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना आ गया। सिंपली इसको या फिर भी लिख सकते हैं, या वेक्टर के मोड को वेक्टर में सिखाया गया होगा, सिंपली एफ लिखना, या वेक्टर के मोड को सिंपली एफ। तो एफ इतना आ चुका है ना। नाउ अप्लाई सेकंड लॉ न्यूटन का। नाउ यूज एफ इक्वल टू एम में, है ना। तो बस इसमें एफ पता है रख दो और ए पता है रख दो, तो एम तो निकल आएगा ना। मास ही तो पूछा है, देखो सब है। चलो तो फोर्स फिर कितना इसमें रख देता हूँ चुपचाप, 10√2, अभी भी तो निकाला। मास पूछा है, ठीक है आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना दिया है अपन, तो सोच के देखो मास कितना गया 10√2, और एसआई यूनिट में काम हो रहा है, तो एसआई यूनिट में मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो बॉडी जो थी उसका मास है 10√2 kg, है ना। नोट कर लीजिए, दिस इज आंसर। क्या ऐसे सवाल कर सकते हो कि आपने एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछता है ना, बच्चों को ऐसे वेक्टर देके डराता है, तो डरना मत। फोर्स वेक्टर का क्या निकाल लेना आराम से, मॉड। और एक बार मॉड निकल आएगा, है ना। तो एफ इक्वल टू एम में लगा लो, एफ रख दो, ए रख दो, एम निकाल लो, एम ही तो मास है ना। और किलोग्राम में आएगा, बिकॉज एसआई यूनिट में फोर्स गिवन है, एसआई यूनिट में एक्सेलरेशन गिवन है, तो मास एसआई यूनिट में ही तो निकलेगा, केजी में, किलोग्राम में। ठीक, चलो जल्दी से नोट करना, समझ में तो आ रहा होगा। चलिए बहुत ही आसान है फिजिक्स, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ है ना, चलिए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोगों ने देख लिया होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ भी देख लिया, इस पे सवाल भी कर लिया। अच्छा तीसरा लॉ बाकी है, न्यूटन का थर्ड लॉ, चलो उसको भी फिनिश करते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत ही फेमस लॉ है, एक्शन रिएक्शन, है ना। जैसे आप किसी एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो दूसरी बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगा देती है, एक्शन रिएक्शन, है ना। एक्शन देंगे तो रिएक्शन जरूर लेना पड़ेगा, है ना। चलो तो वही है न्यूटन का तीसरा लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ भी लोग बोलते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन का तीसरा लॉ, है ना। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, और तीसरा जो लॉ है इसमें उसको हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। कुछ लोग इसको एक्शन रिएक्शन का लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोल सकते हो आप, है। चलो तो देखते हैं कि क्या है ये, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। चलो तो तीसरे नंबर पे आ चुका है अपना, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फर्स्ट और सेकंड तो पहले देख लिया था, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा क्या है न्यूटन थर्ड लॉ, चलिए समझ लेते हैं। तो देखते हैं क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या चीज़ है। तो इसमें क्या है ना कि अगर देखें तो कोई भी एक फोर्स है, एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे अगर फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी पहले बॉडी पे भी फोर्स लगाती है ना, सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो आप, है ना। चलिए तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैं लिख सकता हूँ, टू एवरी action, to every action there is always an equal and opposite रिएक्शन। तो बस इतना ही स्टेटमेंट है ना, तो बस इतना ही है ना।
टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक एक्शन का रिएक्शन प्रेजेंट होता है। एक्शन का मतलब क्या है? फोर्स। रिएक्शन का भी मतलब क्या है? फोर्स, है ना। तो एक्शन हो चाहे रिएक्शन हो, इसका मतलब होता है सिंपली फोर्स। दो फोर्सेस हैं, है ना। एक को एक्शन का नाम दिया, तो दूसरा क्या है? रिएक्शन। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी वाली पहले पर भी फोर्स लगाएगी, है ना। और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, है ना। इक्वल बोला गया है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ, है ना। क्या क्या मेन पॉइंट्स है न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड, तो मैं बताता हूँ मेन पॉइंट्स, है ना। तो पहली बात कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है इनका? अपोजिट होता है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो, है ना। द डायरेक्शन, या ऐसे लिखता हूँ थोड़ा अच्छे से, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन and reaction, the magnitude of action and reaction forces are same, equal, but they are in opposite directions। ध्यान से देखना, सोना नहीं। बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो क्या लिखा मैंने? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर सेम बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो एक्शन वाला फोर्स हो चाहे रिएक्शन वाला फोर्स हो, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम होते हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम। और डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। याद रखना, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक है। और एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। एक बॉडी ने दूसरे पे लगाया तो दूसरे ने पहले पे लगाया। तो एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, टू डिफरेंट बॉडी पे काम करता है, और साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर, है ना, एक ही समय पे लगता है। तो मैं लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट के अंदर, है ना। देखो, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस act on two different bodies simultaneously। नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, लिखते चलना। simultaneously, the action and reaction forces act on two different bodies simultaneously। तो एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्सेस हैं दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं और सेम टाइम पर लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक बॉडी पे एक्शन देखा अभी और रिएक्शन देखेंगे एक दो दिन बाद, ऐसा नहीं होता। जिस टाइम पर एक्शन होगा उसी टाइम पर क्या होगा? रिएक्शन। साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस लगते हैं सेम टाइम पर, ठीक है। चलो, तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके भी दिखाता हूँ। तो इसमें याद रखना, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम होते हैं। डायरेक्शन अपोजिट होता है, दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, साइमल्टेनियसली लगता है। ये तीन चार बातें थोड़ा याद रखो, न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड। चलिए स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से दिखाना चाहता हूँ, है ना। इस चीज़ को मैं थोड़ा डायग्राम से दिखाना चाहता हूँ कि देखो कि एक्शन और रिएक्शन के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होता है, अलग अलग बॉडी पे लगता है, साइमल्टेनियसली लगता है। साइमल्टेनियसली का मतलब सेम टाइम पर, ठीक है। चलो, जैसे मैंने बताया जो था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वहां से भी एग्जाम्पल ले सकता है इसके लिए। तो देखो, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर एक मास है कोई, सपोज m1 है, और थोड़े डिस्टेंस पर कोई दूसरा मास है m2, ठीक। तो न्यूटन ने बोला भी था कि दो मासेस एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो m1 जो है ना, m2 कैसे खींचेगा? फोर्स लगाएगा, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। मान लो फोर्स F लगाया तो m2 भी f1 पे लगा देगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स F, है ना। और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो देख सकते हो यहाँ, देखो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? बराबर। अगर एक 10 न्यूटन है तो दूसरा क्या है? 10 न्यूटन ही होगा, है ना। इसमें से एक को एक्शन बोलूँ तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या है? रिएक्शन। तो इसमें से एक फोर्स को, चलो इधर लिखता हूँ, है ना। तो m1 m2 पे फोर्स F लगा देगा, तो m2 भी m1 पे उतना ही फोर्स F लगा देगा, सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगा,
और डायरेक्शन में किधर लगाएगा, अपोजिट। देखो m2 पे फोर्स लग रहा है ऐसे नेगेटिव एक्स में मान सकते हो, और m1 पे फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड होंगे बराबर। अगर एक 10 न्यूटन है तो दूसरा भी कितना होगा, 10 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, देखो एक m1 पे लगा और दूसरा किस पे लगा, m2 पर। इस वाले को अगर हम एक्शन का नाम दें, इसको अगर हम एक्शन बोल रहे हैं, फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, एक्शन, तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिएक्शन। सेकेंड वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिएक्शन। आया समझ में। एक को अगर हम एक्शन बोल रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि पहले कोई एक्शन बोलो, आप दूसरे को एक्शन बोल सकते हो तो पहला क्या हो जाएगा, रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि किसी एक को एक्शन बोलेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है इसमें, रिएक्शन। ठीक है, तो देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट, दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं और साइमल्टेनियसली। तो ये हो गया अपना न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, अच्छा अगर सोचो कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है कि बोलता है कि दोनों को अपने सिस्टम के अंदर मान लो, है ना, दोनों को मान लो कि इन m1 और m2 को मिला करके एक सिस्टम बनाओ, तो इस सिस्टम के ऊपर आपसे पूछ सकता है नेट फोर्स। तो सोच के देखो, है ना, सिस्टम, इसको हमने सिस्टम माना, दोनों को मिला करके क्या मान लिया, एक सिस्टम। तो इस सिस्टम के ऊपर देखेंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0, क्योंकि एक पे जितना फोर्स आगे लग रहा है दूसरे पे उतने ही मैग्नीट्यूड का पीछे लग रहा है। इसका मतलब दोनों मासेस m1 और m2 को सिस्टम के अंदर मान लो तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। ऐसे पूछ सकता है। तो एक्शन और रिएक्शन का रिजल्ट अगर हम यहाँ देखें, अगर दोनों मासेस को सिस्टम के अंदर माने तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। लेकिन किसी एक मास को सिस्टम मानोगे तो रिजल्ट 0 नहीं आएगा, है ना। दोनों मास को सिस्टम के अंदर लें और इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स पूछें तो क्या आंसर आएगा, 0। तो मैं लिख देता हूँ, if we consider the two masses in our system then net force on system must be 0। तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो ऐसे भी याद रखना कि अगर दोनों मासेस को हम सिस्टम के अंदर मान लें तो एक्शन और रिएक्शन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव वेक्टर्स के जैसे होंगे, एक्शन और रिएक्शन नेगेटिव वेक्टर के जैसे होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है इनके, सेम, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, अलग अलग बॉडी पर है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखें न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ देख लिया, सेकेंड लॉ देख लिया, थर्ड। अच्छा थर्ड लॉ पे अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखें, है ना, कभी कैसे कुछ थियोरेटिकल सवाल पूछता है तो बोलता है कि जो दिया गया, जैसे मान लो कि वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, है ना, पूछता है कि किस न्यूटन के किस लॉ पे काम करता है, तो थर्ड लॉ आ जाता है। वॉकिंग मतलब रोड पे ऐसे चलना, कहीं पर भी चलना, उसमें न्यूटन थर्ड लॉ लग जाता है। स्विम करना, है ना, तो स्विमिंग जो है वहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है। गन से बुलेट फायर करते हैं वहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है ना। और रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट फायरिंग के टाइम पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ही काम करता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल में अपने से पूछ सकता है ना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, वॉकिंग, चलना, वॉकिंग हो गया, वॉकिंग समझ रहे हैं ना, ऐसे चलते हैं। तो देखो जैसे हम ऐसे आगे की तरफ ऐसे चल रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, नीचे जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ, चलो इधर से चलता हूँ, जब मैं ऐसे आगे चलूंगा ना तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले सरफेस को पीछे की तरफ ऐसे पुश करने की कोशिश करूंगा, नीचे वाले सरफेस को पैर से पीछे पुश करने की कोशिश करूंगा, तो जो सरफेस है मेरे ऊपर, पैर के ऊपर फोर्स लगा देगी आगे की तरफ, तो मैं आसानी से चलूंगा। फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन है इसलिए फोर्स लग जाता है। तो मैं सरफेस को पीछे की तरफ फोर्स लगा के पुश कर रहा हूँ, तो सरफेस मुझे आगे की तरफ पुश कर रही है। मैंने अगर एक्शन दिया सरफेस पर तो सरफेस ने मुझे रिएक्शन दे दिया। तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन ही है, वॉकिंग जो है ना वो एक्शन रिएक्शन पे ही बेस्ड है ना। आप ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे की तरफ, है ना, रोड को पुश करते हैं पीछे की तरफ, तो रोड आपको पुश कर देती है आगे की तरफ, न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, स्विमिंग भी आ गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, है ना, और भी कुछ तो हो सकते हैं। तो जैसे गन से बुलेट फायर करें तो उस समय भी, है ना, गन जो थोड़ी सी पीछे भागती है, वहां पर भी न्यूटन थर्ड लॉ है।
तो वॉकिंग, स्विमिंग और भी देख सकते हो। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। और भी रॉकेट प्रोपल्सन एक्सेट्रा, रॉकेट प्रोपल्सन वहां भी यूज होगा, मैं सवाल कराऊंगा रॉकेट प्रोपल्सन वाले एक्सेट्रा। तो ठीक है, एग्जाम्पल देखा आपने न्यूटन थर्ड लॉ के, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट, रॉकेट प्रोपल्सन एक्सेट्रा, है ना। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, दे आर बेस्ड ऑन एक्शन रिएक्शन लॉ। क्लियर है ना, आया समझ में सबको। तो न्यूटन थर्ड लॉ हम लोगों ने देखा, एग्जाम्पल से दिखाया और बहुत सारे एग्जाम्पल बताया जहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है, थियोरेटिकल सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ हो चुका न्यूटन का, सेकंड लॉ हो चुका, थर्ड लॉ हो चुका, एग्जाम्पल भी देख लिया, क्वेश्चंस भी देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा चाहो तो इसमें और भी कुछ मैं एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ एक्शन रिएक्शन वाले। कैसे, चलो जैसे ब्लॉक रख देते हैं टेबल पे, कोई बुक या कोई भी बॉडी टेबल पे रख करके वहाँ एक्शन रिएक्शन के फोर्सेस देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। तो कुछ और भी एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे एक्शन रिएक्शन के फोर्स को आप डायग्राम के अंदर दिखा सकते हो। तो जैसे मान लो कि कोई बॉडी है जिसको टेबल के ऊपर रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, टेबल के ऊपर, ध्यान से देखना, दिमाग लगाओ थोड़ा, है ना। देखो, तो किसी बॉडी को रख देते हैं कहाँ पर, टेबल पे। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर एक बॉडी है ऐसे कोई, ये टेबल पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे, टेबल तो समझता होगा, ठीक, ऐसे टेबल बना रहा हूँ, ठीक। तो बॉडी को कहाँ रख दिया हम लोगों ने, टेबल के ऊपर, ठीक है। अब देखना, तो ये जो बॉडी है और जो टेबल है टच में है, कहाँ पे टच में है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस बना है। मैं आगे भी हेडिंग लिखने वाला भी हूँ, नॉर्मल फोर्स बोल करके बताऊंगा। जब भी दो सरफेसेस टच में होते हैं तो कॉन्टेक्ट सरफेस जनरेट होता है जहाँ पे टच होते हैं, तो उस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में काम करता है नॉर्मल फोर्स, उस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में क्या काम करता है, नॉर्मल फोर्स। तो देखो यहाँ पे जो बॉडी है ये टेबल के साथ टच में, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक सरफेस बन रहा है जहाँ दोनों टच हो रहे हैं। तो इसके परपेंडिकुलर में, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर में इस बॉडी पर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा और टेबल पर भी लगेगा, दोनों पे लगेगा। तो अगर हम बॉडी पर दिखाएं फोर्स को, तो चलो बॉडी को ऐसा करता हूँ, वहां से बाहर लाता हूँ, बॉडी को वहां से मैं बाहर लाता हूँ। तो बॉडी को बाहर लाया तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी पे नॉर्मल लगेगा, तो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। आगे मैं लिखूंगा भी, तो नॉर्मल बॉडी पे ऐसे लगेगा, बॉडी पे नॉर्मल ऐसे लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर टेबल को देखना हो तो टेबल को मैं बाहर लाता हूँ उधर से, तो टेबल पर भी वो फोर्स लगेगा, टेबल पर भी फोर्स लगेगा नॉर्मल, है ना। देखो टेबल क्या करेगी, बॉडी को ऐसे कंप्रेस करेगी, तो बॉडी क्या करेगी, टेबल को कंप्रेस करेगी। एक्शन रिएक्शन तो लग रहा है ना, सोच के देखो ना, यहाँ एक्शन रिएक्शन का लॉ काम कर रहा है ना। अगर हम लोग इसको एक्शन बोला है, सपोज दिस इज एक्शन, तो ये दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिएक्शन, दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिएक्शन। तो देखो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम, है ना। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। देखो ये वर्टिकली अपवर्ड है बॉडी पर और टेबल पे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेंगे, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एक्शन है ना, टेबल ने बॉडी पे लगाया, है ना, इस एक्शन को बोल सकते हैं कि टेबल ने बॉडी पे लगाया, और इसको बोल सकते हैं बॉडी ने टेबल पे लगाया, तो रिएक्शन है ना। एक ने दूसरे पे लगाया तो दूसरे ने पहले पे लगाया, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ एक्शन रिएक्शन तो आ गया ना फिर तो, ठीक है। अच्छा और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल देख लो आप, है ना, ध्यान से देखना। मान लो कि ऐसे एक बॉडी है, ऐसे एक बॉडी है और इसके टच में कोई दूसरी भी बॉडी है ना, और इस वाले के ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया या आगे की तरफ, या फोर्स लगा दिया किधर, आगे की तरफ। ऐसा करते हैं कि इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी। तो देखो हम लोगों ने ए के ऊपर फोर्स लगाया है आगे की तरफ, ए के ऊपर फोर्स किधर लगाया है, आगे की तरफ।
लेकिन जब आप ऐसे फोर्स लगा के देखोगे ना, तो जब आप ए को चलाने की कोशिश करोगे तो साथ में बी भी चलने लगेगा। कौन चलने लगेगा? बी, है ना। तो बी क्यों चलेगा? क्योंकि ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया होगा। तो उसको एक्शन या रिएक्शन दोनों में से कोई एक का नाम दे सकते हो, या तो एक्शन बोल सकते हो या तो रिएक्शन बोल सकते हो। तो देखो होगा क्या, आप ए को चलाओगे लेकिन बी भी चलने लगेगा साथ साथ। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में यहाँ कॉन्टेक्ट है। ये कॉन्टेक्ट सर्फेस अब वर्टिकल है। कॉन्टेक्ट सर्फेस कैसा है? वर्टिकल। तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के, है ना, परपेंडिकुलर में नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, है ना। चाहो तो मैं ऐसा करता हूँ कि बॉडी ए को वहाँ से बाहर लाता हूँ, बॉडी ए को वहाँ से बाहर लाता हूँ और मैं फोर्स को दिखाता हूँ। तो देखो यह बॉडी ए, है ना, और दूसरा एक बॉडी बी भी यहाँ थोड़ा पास में दिखाता हूँ, दूसरा बॉडी बी। तो दोनों को दिखा दिया। अब देखना, अच्छा ये तो समझ सकते हो ना कि जब हम ए पे फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो प्लस एक्स में भागने लगेंगे दोनों। आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो ए तो चलेगा, बी भी चलेगा। तो आप समझ सकते हो कि बी के ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा। तो नॉर्मल बी पर ऐसे आगे की तरफ ही तो लगेगा, हॉरिजॉन्टल में लगेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस कैसा? वर्टिकल। तो बी के ऊपर ऐसे नॉर्मल आ जाएगा आगे की तरफ। बी के ऊपर नॉर्मल कैसे आ जाएगा? आगे की तरफ। तो ए के ऊपर किधर आएगा? फिर पीछे की तरफ, क्योंकि एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही तो होगा। समझ पा रहे हो? तो कॉन्टेक्ट सरफेस वर्टिकल है, तो नॉर्मल फोर्स आएगा हॉरिजॉन्टल में, जो कि बी को आगे चलाएगा। तो बी पे नॉर्मल आगे और ए पे नॉर्मल हो जाएगा पीछे। ठीक है। तो इसमें इसको किसी एक को आप एक्शन बोल सकते हो। सपोज फर्स्ट वाला एक्शन है, देन द सेकंड विल बी रिएक्शन, सेकंड फोर्स विल बी रिएक्शन। तो अगर एक को एक्शन में मान लो तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होने वाला है? रिएक्शन। देख लीजिए, तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। आप इसको बोल सकते हो कि बी ने लगाया ए पर एक्शन, तो ए ने लगा दिया बी पर रिएक्शन। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। तो क्लियर हुआ न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं न्यूटन के तीसरे लॉ को। चलो नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ देख लिया, एग्जाम्पल्स देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें हमने एक नाम लिया है कि नॉर्मल फोर्स। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, है ना, उसको मैं डिफाइन करता हूँ। अच्छा उसके पहले एक चीज़ और बताता हूँ, वेट। जैसे बॉडी का मास m है, वैसे आपको पता होगा, फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ ताकि वो रिकॉल हो जाए, दिमाग में चीज़ें आ जाए कि बॉडी का मास m है तो उसका वेट कितना होगा, किधर काम करता है वेट। कुछ बेसिक चीज़ें क्योंकि आगे के सवालों में यूज होने वाला। ठीक है, चलो तो स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो। तो मैं हटा देता हूँ इसको। तो देखिए, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है तो उसका वेट होता है ना m इंटू जी, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। काइनेमेटिक में देखा होगा, ग्रेविटेशन में भी देखोगे डिटेल में। तो अगर किसी बॉडी का मास m है तो उसका वेट होता है कितना? m इंटू जी। वेट होता है उसका m जी। और वेट किधर काम करता है? तो हमेशा काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड में। तो एक पॉइंट ऐसे नोट कर लेना आप, देखना यहाँ। तो यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर क्या है? एक बॉडी, कोई बॉडी, ठीक। इसका मास m है, इसका मास क्या है? m, ठीक। तो इसका वेट हो जाएगा ना, वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड में। इसका वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड में, जो कि हम बोलेंगे क्या? m इंटू जी। तो m इंटू जी जो है ना, ये बेसिकली वेट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, m जो है बेसिकली मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी। और मास जो होता है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, ठीक। अच्छा इसका वेट की अगर हम बात करें, वेट ऑफ दिस बॉडी, वेट ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी का अगर हम वेट निकालें, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वेट को कुछ लोग कैपिटल W से भी लिखते हैं। वेट को किससे लिखते हैं? कैपिटल W से। तो W कितना हो जाएगा? m इंटू जी। और एक ऐसी क्वांटिटी होगी, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड में। डायरेक्शन किधर इसका? वर्टिकली डाउनवर्ड में। तो इस बॉडी का वेट हो जाएगा m जी, जो कि किधर काम करेगा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड में हो। इस बॉडी का वेट हो या आपका वेट हो या किसी का भी वेट हो, वेट हमेशा किधर काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड में। अच्छा इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज फोर्स
अप्लाइड बाई अर्थ, फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन बॉडी। ये ग्रेविटेशन में आपको सिखाया जाएगा, कभी तो ऐसे समझो कि जो वेट है ना, इस वेट को ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन बॉडी। अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है फोर्स लगा करके, है ना, ये जो बॉडी है इसको अर्थ खींचेगी फोर्स लगा करके। तो अर्थ किसी बॉडी को जितने फोर्स से खींचती है वही हो जाता है उस बॉडी का वेट। ध्यान देना, अर्थ जितने फोर्स से किसी बॉडी को खींचती है वही क्या हो जाता है उस बॉडी का वेट। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, एक छोटा सा आपसे सवाल पूछूं, सवाल क्या है, ध्यान से देखना, कि मान लो कि यहाँ पे कोई बॉडी है, यही यही बॉडी पुरानी वाली, जिसका मास यम है, जिसका मास क्या है, यम है। इसको हमने टेबल पे रख दिया, कहाँ रख दिया, टेबल पे, टेबल पे रख दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनना, तो बॉडी को अगर मैं यहाँ से बाहर लाऊं, बॉडी को यहाँ से मैं बाहर लाऊं, तो बॉडी ला दिया, तो सोच के देखो इसका वेट किधर होगा, वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड में, यम जी। तो अगर मैं इसको एक्शन बोलूं, अगर मैं इसको एक्शन बोलूं, तो सोच के देखो रिएक्शन किस पर लग रहा होगा, क्या रिएक्शन टेबल पे लग रहा होगा या कहीं और। अगर हम इसे के वेट को एक्शन बोला तो रिएक्शन किसके ऊपर लग रहा होगा, इस फोर्स का रिएक्शन कहाँ होगा। तो इस फोर्स का रिएक्शन सोचो कहाँ पर होगा, टेबल पे नहीं होगा, है ना। इस वेट का रिएक्शन कहाँ होगा, टेबल पे नहीं होगा, अर्थ के सेंटर पर होगा, मतलब अर्थ पर होगा। तो अर्थ को मैं नीचे बनाता हूँ, अर्थ को, अपनी अर्थ को इधर बना देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ मिलेगा, अर्थ के सेंटर पे मिलेगा। ध्यान देना थोड़ा, इसका रिएक्शन कहाँ मिलने वाला है, अर्थ के सेंटर पे, क्योंकि अर्थ ने लगाया था ना, एएमजी किसने लगाया था, अर्थ ने। तो अर्थ ने बॉडी पे लगाया, तो बॉडी ने अर्थ पे लगाया, तो अर्थ के सेंटर पे रिएक्शन दिखेगा, और डायरेक्शन समझ सकते हो। तो बॉडी ने अर्थ पे लगाया और अर्थ ने बॉडी पे लगाया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, एएमजी का फोर्स, है ना, और डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं। तो इस एएमजी, है ना, अगर किसी बॉडी को हम देखें तो उसका जो वेट है, अगर वो एक्शन है तो उसका रिएक्शन कहाँ पर मिलेगा अपने को, अर्थ के सेंटर पे मिलेगा रिएक्शन। नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखना वेट थोड़ा सा, कि अगर किसी बॉडी का मास यम है तो उसका वेट होगा यम जी, जो कि काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड में। किसी भी बॉडी का वेट, है ना, सबका वेट किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड में। आगे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर वेट को दिखाना पड़ेगा बार बार, तो याद रखना। नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैसे मैंने नॉर्मल का भी नाम लिया भी था, एक्शन रिएक्शन समझाया था, ठीक है। उसी को थोड़ा हेडिंग से लिख करके समझाता हूँ, क्योंकि आगे के सवालों में नॉर्मल फोर्स वगैरह अपने से पूछेगा। तो पहले तो डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हेडिंग लिखने वाले हैं नॉर्मल फोर्स। क्या देखने वाले हम लोग, नॉर्मल फोर्स। चलिए चलिए देखते हैं। तो हेडिंग होगा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल, नॉर्मल है, एक नॉर्मल नहीं, चलो नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। तो जब भी दो बॉडी, दो सरफेसेस टच में होते हैं तो देयर विल बी कॉन्टैक्ट सरफेस एंड अ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बेसिकली नॉर्मल फोर्स। तो जब भी दो बॉडी टच में होते हैं तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस जनरेट होता है और उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल फोर्स लगता है। तो मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो लिखता हूँ when two surfaces, या बॉडी भी लिख सकते हैं, when two surfaces are in contact, when two surfaces are in contact, then perpendicular to contact surface नॉर्मल फोर्स काम करेगा, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स, याद रखना। तो जब भी दो सरफेसेस टच में होंगे देन देयर विल बी कॉन्टैक्ट सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू दैट कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल फोर्स विल एक्ट। तो जब भी दो सरफेसेस टच में होंगे तो कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा
और उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में कौन काम करेगा, नॉर्मल फोर्स काम करेगा। आया समझ में? तो जब भी दो बॉडी टच में होंगे तो कॉन्टैक्ट सरफेस जब बन जाएगा तो उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में क्या काम करेगा, नॉर्मल फोर्स। और ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये कोशिश करता है बॉडी को कंप्रेस करना, है ना। इसका नेचर कैसा है, नॉर्मल फोर्स चाहता है बॉडी को कंप्रेस करना, इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। तो चलो इसको लिख देता हूँ, नॉर्मल फोर्स acts in such a way that it tries to compress the body। तो बॉडी को क्या करता है, कंप्रेस करने की कोशिश करता है। दिस इज नेचर ऐसा ही कुछ है कि जो नॉर्मल फोर्स है बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। चलो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ डायग्राम से भी दिखाता हूँ। वैसे हमने भी देखा था इसके पहले, याद तो अभी तो देखा ही था, है ना। क्या देखा था आपने, सोचो। यहाँ पर हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल देखा होगा। चलो यहाँ एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। तो देखो, तो मान लेते हैं कि वही जो ब्लॉक था जिसको टेबल पे रखा था, है ना, टेबल पे ऐसे रखा होगा। तो देखो, तो एक तो टेबल का ऊपर वाला सरफेस और दूसरा बॉडी के नीचे वाला सरफेस, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर। तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस बन गया हॉरिजॉन्टल में। क्या बन गया, कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल में। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल आएगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल आएगा, और बॉडी पे नॉर्मल लगेगा बॉडी को कंप्रेस करने के लिए। तो सोचो, बॉडी को अगर मैं उधर से बाहर लाऊं, अभी वैसे मैंने दिखाया भी था, वहां से भी याद कर सकते हो। तो बॉडी पे नॉर्मल लगेगा बॉडी को कंप्रेस करने के लिए। तो कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर चाहिए, तो वर्टिकल में आ जाएगा, बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। नॉर्मल क्या करेगा, बॉडी को कंप्रेस करेगा। अच्छा, अगर टेबल की बात करें तो टेबल के ऊपर नॉर्मल आएगा टेबल को कंप्रेस करने के लिए, अभी भी वर्टिकल में होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल था, तो नॉर्मल होगा वर्टिकल में, और ये नॉर्मल क्या करेगा, टेबल को कंप्रेस करेगा, है ना। चलो नोट कर लो। अच्छा, और थोड़ा सा देख लो, एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए, जैसा भी देखा भी था, याद करूंगा भी तो देखा था, उसमें क्या है, ऐसे कोई बॉडी रखी है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ऐसे टच में है ना, अभी देखा तो था आपने। बाद में सब सवाल बनेंगे, नॉर्मल को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। ऐसे फोर्स लगाया था, इसको हमने नाम ए दिया था, इसको नाम बी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो कई सारे नॉर्मल मिलने वाले हैं, बहुत सारे नॉर्मल फोर्स यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से नॉर्मल मिल सकता है, सोचो। तो जहाँ जहाँ पे टच हो रहे हैं वहाँ वहाँ पे नॉर्मल दिख सकता है, कहाँ जहाँ जहाँ पे टच होंगे वहाँ वहाँ पे क्या मिल सकता है, नॉर्मल। तो देखो, बॉडी ए जो है ग्राउंड के साथ टच हो रही है, तो यहाँ पर भी नॉर्मल एक काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, बॉडी ए जो है बी के साथ टच हो रही है, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल आ सकता है, ठीक है। और बॉडी बी जो है वो ग्राउंड के साथ टच हो रही है, तो यहाँ पर भी नॉर्मल आ सकता है। तो यहाँ पे 3 टाइप का नॉर्मल आ सकता है, 3 टाइप का नॉर्मल यहाँ मिल सकता है। तो चाहो तो मैं इन नॉर्मल्स को दिखा सकता हूँ, चाहो तो देखो, ब्लॉके को यहाँ से बाहर लाते हैं, ब्लॉके को हम लोगों ने बाहर ला दिया उधर से, ठीक है। फिलहाल ये फोर्स तो रहने दो ऐसे। अब देखना, ब्लॉक ए जो है ग्राउंड पे रखी है, तो ग्राउंड के साथ टच में, तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस देख पा रहे हो रेड वाला, ये और ग्राउंड के बीच में ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसके परपेंडिकुलर में नॉर्मल आएगा बॉडी ए पर। मान लो ये जो नॉर्मल है इसको n1 n2 मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल दिख रहे हैं, n। तो ग्राउंड ने ए पे लगा दिया नॉर्मल ऐसे, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल था, तो ग्राउंड ए पे नॉर्मल लगाएगी वर्टिकल में, है ना, ठीक है। इसको आप n1 को एक्शन बोल सकते हो। तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा, इस एक्शन का रिएक्शन कहाँ होगा, ग्राउंड पर होगा। ग्राउंड ने ए पे लगाया तो ए ने ग्राउंड पे लगाया। अब ग्राउंड के बारे में कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, तो ग्राउंड पे नॉर्मल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो नहीं दिखाएंगे फिर। बट अगर कोई पूछे कि जो एक्शन आप n1 बोल रहे हैं इसका रिएक्शन कहाँ है, तो कहेंगे देखो, ग्राउंड ने ए पे लगाया n1, तो ए लगाएगा ग्राउंड पर भी n1, उल्टा लगा देगा अपोजिट में, तो ग्राउंड पे नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड में n1। अच्छा, बी के साथ भी टच में है ना ए, तो ए देखो, जब आप
ए के ऊपर फोर्स लगाओगे तो बी भी चलेगा, तो बी को कौन चलाएगा, ए, तो ए जो है बी पे नॉर्मल दे देगा ऐसे आगे की तरफ। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ए और बी के बीच में वर्टिकल, तो नॉर्मल फोर्स आएगा हॉरिजॉन्टल में, तो ए बी पे नॉर्मल लगाएगा आगे, तो बी जो है ए पे लगा देगी पीछे की तरफ। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो कुछ नया लेना पड़ेगा क्योंकि नया कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो कुछ नया ले लिया नॉर्मल फोर्स, सपोज N2, क्या ले लिया हम लोगों ने, N2 है ना। तो ए जो है वो दो जगह टच में है, तो ग्राउंड के साथ टच में तो ग्राउंड से नॉर्मल लगा दिया, और बी के साथ टच में है तो बी से नॉर्मल लगा दिया, ठीक है। और अगर हम बॉडी बी को देखें तो बी को अगर वहाँ से बाहर लाए, बी को वहाँ से बाहर लाए, तो आप देख सकते हो कि बी पर, आप देख सकते हो कि बी के ऊपर कितने नॉर्मल होंगे। एक तो ग्राउंड के साथ बी टच में है तो ग्राउंड से कुछ नॉर्मल आएगा, ये बी के साथ, बेसिकली बी जो है ग्राउंड के साथ टच में है तो कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल में, तो ग्राउंड जो है इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल लगाएगी, ठीक है। तो वर्टिकली ऊपर आप मान सकते हो। तो सपोज कुछ N3 बोल देता हूँ, कुछ नया, ग्राउंड ने बी पे नॉर्मल लगा दिया वर्टिकली अपवर्ड में N3। अच्छा, और भी कोई नॉर्मल है क्या, है। ए ने बेसिकली बी ने ए पे लगाया तो ए ने बी पर भी लगाया ना, तभी तो बी आगे चलेगा। तो यहाँ पर ये जो N2 था उसका रिएक्शन है, तो देख रहे हो ब्लैक वाले देखा, तो इस N2 को अगर एक्शन बोलूँ तो ये वाला N2 क्या है, रिएक्शन, एक्शन है ना। ए ने बी पे लगाया N2, बी ने ए पे लगाया N2, दोनों ने लगाया एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। और ग्राउंड ने ए पे लगाया N1 तो ए ने ग्राउंड पर भी लगाया होगा N1 वर्टिकली डाउनवर्ड में, बट ग्राउंड को देखने की जरूरत नहीं होती। ग्राउंड ने बी पे लगाया नॉर्मल N3 ऊपर, तो बी ने ग्राउंड पर भी लगाया होगा नॉर्मल N3 नीचे, बट ग्राउंड पर मैंने दिखाया नहीं है, कोई जरूरत नहीं होगी, कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। देखो कुछ छूट तो नहीं रहा है नॉर्मल। तो तीन तरीके के कॉन्टेक्ट थे, तो तीन नॉर्मल होने चाहिए। एक तो ग्राउंड से ए पर दिखाया, ग्राउंड से बी पर दिखाया N3, और ए ने बी पे लगाया N2, बी ने ए पे लगाया N2, तो देखा आपने नॉर्मल फोर्स, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी अगर कोई बॉडी रखता है, आगे सवाल मिलेंगे आपको, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर हम बॉडी रखते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग नॉर्मल दिखा सकते हैं। किसको दिखा सकते हैं, नॉर्मल को। तो इसको मैं हटा करके एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। चलो देखो, तो ऐसा करते हैं ना। अच्छा, इसको इसे साइड में रहने दो, देखते रहना इसको, ठीक। इधर देखो, एक और एग्जाम्पल, इंक्लाइंड प्लेन समझते हो क्या, इंक्लाइंड प्लेन ऐसा कुछ है। इंक्लाइंड प्लेन जैसे पार्क वगैरह में जाते होंगे ना, बच्चे वहाँ बैठ करके स्लाइड करते होंगे, आपने भी कभी स्लाइड किया होगा, याद करो, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन हो गया कोई, जो कि ऐसे ग्राउंड पे रखा है, कहाँ रखा है, ग्राउंड पे, ठीक। इसके ऊपर कोई बॉडी रखी है, क्या रखा है, कोई बॉडी, ठीक। अब ध्यान से देखना, तो ऐसा करता हूँ, इंक्लाइंड प्लेन का नाम मैं ए रख देता हूँ और इस बॉडी का नाम बी रख देता हूँ। अब देखो, ए जो है इंक्लाइंड प्लेन जो है ये ग्राउंड के साथ टच में है, तो ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ बना है, तो यहाँ से नॉर्मल लगेगा एक। अच्छा, बी जो है ए के साथ टच में है कुछ ऐसा, तो यहाँ पर भी नॉर्मल मिल सकता है, ठीक है। तो दो जगह नॉर्मल मिल सकता है। तो पहले हम देखते हैं ए को, जो कि ग्राउंड पे रखी है, जो इंक्लाइंड प्लेन है ए वो ग्राउंड पे रखी है, तो ग्राउंड से नॉर्मल आएगा। ऐसा करता हूँ, इसको अलग यहाँ से इसको बाहर निकालता हूँ और फिर मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ अलग से। तो देखो, तो हम लोगों ने वहाँ से इंक्लाइंड प्लेन को बाहर उठाया, बाहर रखा, ठीक है। अब देखना, ग्राउंड जो है ए पे नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ, ग्राउंड जो है ए को कंप्रेस करेगी, तो ऐसा कुछ नॉर्मल आएगा। ग्राउंड जो है ए को कंप्रेस करेगी तो नॉर्मल मान लेता हूँ N1, क्या मान लिया इसको, N1। तो ग्राउंड ने ए पे लगा दिया, ग्राउंड ने ए पे लगा दिया नॉर्मल ऐसे ऊपर की तरफ।
वैसे ए ने भी लगाया होगा ग्राउंड पे N1 नीचे की तरफ, बट ग्राउंड को देखने की जरूरत नहीं है। कल हम ब्लॉक्स को देखेंगे, इंक्लाइंड प्लेन को देखेंगे और ब्लॉक को, मतलब ए को देखेंगे और बी को। तो ए ने क्या किया होगा, ग्राउंड पे नॉर्मल N1 नीचे लगाया होगा और ग्राउंड ने ए पे नॉर्मल लगाया ऊपर। तो हमें इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही देखना है, तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर नॉर्मल N1 ऊपर, ये ग्राउंड से आया, N1 कहाँ से आया, ग्राउंड से आया। अच्छा, और एक और कांटेक्ट है ना, ए जो है बी के साथ टच में है, तो ये जो कांटेक्ट सरफेस ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर में, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर में, तो ए जो है बी को कंप्रेस करेगा, तो बी जो है ए को कंप्रेस करेगा। तो इस कांटेक्ट सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल आ जाएगा, कुछ नया आएगा, कुछ नया मान लेते हैं, सपोज N2, क्या मान लिया इसको, N2। तो बी जो है ए को कंप्रेस करेगी ऐसे, बी जो है ए को कंप्रेस करेगी इस कॉन्टेक्ट सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर में, तो N2 ऐसे। अच्छा, अगर हम ब्लॉक बी को यहाँ से उठा करके बाहर ले चला, कहाँ ले चला इसको, बाहर, तो ठीक है, रेफरेंस के लिए यहाँ से मैं ऐसे खींच लेता हूँ, ठीक है, रेफरेंस के लिए, ठीक। यहाँ पे रखा है अपना ब्लॉक बी, ठीक। तो बी जो है टच में है ए के, तो कांटेक्ट सरफेस है, तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल लगेगा। जैसा N2 आपने देखा ना, N2 को एक्शन बोल सकता है। बी ने लगाया ए पर N2, ये जो N2 दिख रहा है, बी ने लगाया ए पर, तो ए लगाएगा बी पर, जस्ट इसी के पैरेलल, और डायरेक्शन में उल्टा, जस्ट इसी के पैरेलल, डायरेक्शन में उल्टा, है ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, कांटेक्ट सरफेस के। तो देख सकते हो आप, N2 है ना, ये जस्ट परपेंडिकुलर होगा, किस पे दिखाया गया, N2 बी के ऊपर, देखो परपेंडिकुलर है कांटेक्ट सरफेस के, कांटेक्ट सरफेस ऐसे है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर है ना। तो इस N2 को बोल सकता हूँ कि बी पर लगाया किसने, ए ने। तो अगर इसको ए को एक्शन बोलूँ, इस N2 को एक्शन बोलूँ, तो ये वाला N2 क्या हो जाएगा, रिएक्शन, है ना। ये जो है बी ने लगाया ए पर और यहाँ पर ए ने लगाया बी पर, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। बाद में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और अच्छे सवाल करेंगे, तो ऐसे नॉर्मल फोर्स अपने को दिखाना पड़ता है, इसलिए मैंने नॉर्मल फोर्स आपको पढ़ाया, ताकि जब आगे हम सवाल करें इस चैप्टर के, तो जब भी फोर्स वोर्स दिखाना हो तो अपने दिमाग में रहे कि जहाँ जहाँ पे बॉडी टच होती है वहाँ पे नॉर्मल जरूर मिलता है, आगे के सवालों में काम आएगा ये, ठीक है, आया समझ में। इसको एक्शन बोलूंगा तो ये क्या होगा, रिएक्शन। तो बॉडी भी एक ही जगह टच में थी, तो एक ही नॉर्मल आएगा, लेकिन बॉडी ए दो जगह टच थी, ग्राउंड पर और बी के साथ, तो दो दो नॉर्मल आया होगा ए के ऊपर, ठीक है। देख लो आगे यूज होगा सवालों में, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज जो सेकेंड लेक्चर था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, उसको आज यहाँ पर फिनिश करते हैं, बाकी है ना तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेंशन फोर्स, है ना, कल देखेंगे इसमें टेंशन फोर्स देखेंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।